आज आपके बीच इंद्रदेव सर द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 3 में द्विघात समीकरण की प्रकृति, द्विघात समीकरण के प्रकृति, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और उससे संबंधित द्विघात समीकरण के संबंधित सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग विस्तार देखिए। यदि आप इतना द्विघात समीकरण में ये जो 3 वीडियो आप लोग के पास पहुंचाया जा रहा है, ये तीनों में आपका द्विघात समीकरण पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि इतना आप पाठ रखते हैं तो 90% सवाल आप लोग का मेरे विश्वास है कि बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को समझें। नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहला नेचर है इसका d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0। तो ध्यान रखिएगा, d का नाम तो आप जानते ही हैं, ठीक है, और इसका हिंदी भी नाम जानते हैं आप लोग, और d का मान भी जानते हैं। ये सब बताया गया है, ये सब आपको बताया गया है। यहां पर देखिए नेचर की, इसकी प्रकृति को, d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि जितने भी विद्यार्थी मैथ पढ़ते हैं तो सबसे पहला पार्ट कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। सबसे पहला पार्ट कैलकुलेशन, विशेष ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन पर एकदम दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो d ग्रेटर देन 0 होगा तो d का मान निकलेगा, d का जो मान निकलेगा इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग क्या निकलेगा, d का मान निकलेगा। तो d का मान दोस्तों 2 कंडीशन में याद रखिएगा। हो सकता है d का मान आपको 16, 4, 9, 25 इस रूप में आ जाए, मतलब जो मान आ रहा है d का वो किसी संख्या का वर्ग होगा। जैसे ये 4 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। d का मान यदि किसी संख्या के वर्ग के रूप में आया हो, यदि 16, 4, 9, 25 वो किसी संख्या का वर्ग है, मतलब कहने का सारांश है d का मान आपने निकाला और इस सब कंडीशन में आया, मतलब वो किसी संख्या का वर्ग है, तब आपकी प्रकृति जो होगी, आप इसका नेचर भी होगा, उस समीकरण का नेचर जो होगा वो होगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय तथा समान लिखिए, परिमेय तथा असमान, परिमेय तथा असमान होगा इसकी नेचर। दूसरा d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0। अब ध्यान रखिएगा, d का मान जो भी आएगा वो पूर्ण वर्ग में नहीं आएगा, मतलब कहने का मतलब है 7 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 17 इस तरह के रूप में हो, मतलब किसी संख्या का वो वर्ग नहीं हो। तब यहां पर इसकी नेचर जो होगी, इसकी नेचर जो होगी अपरिमेय होगा, अपरिमेय तथा असमान। ध्यान रखिएगा, दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन दोस्तों, यदि आप d का मान निकाले और 0 आ गया, d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 आ गया, तब यहां हो जाएगा इसकी प्रकृति, मतलब इक्वेशन की प्रकृति हो जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, परिमेय तथा समान, परिमेय तथा समान, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं चौथा पॉइंट, d लेस देन 0, d लेस देन 0। अब ध्यान रखिएगा, d जब d का मान 0 से छोटा होगा, इसका मतलब है d का मान नेगेटिव में आएगा, d का मान किस में आएगा, नेगेटिव। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, d का मान यदि नेगेटिव हो तो d का मान इस तरह लिखा जाता है, जब समीकरण हम करते हैं -b + -√d/,
2a, इस तरह लिखते हैं। यदि d का मान यहां नेगेटिव आ जाए, ध्यान रखिएगा, d का मान यदि नेगेटिव आ जाए तो किसी संख्या का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे नेगेटिव में तो ये अकाल्पनिक होता है। ये क्या होता है? काल्पनिक, अर्थात इसका कोई हल नहीं निकलेगा। क्या होगा? इसका कोई हल नहीं निकलेगा। दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई हल वास्तविक नहीं होगा। इसका जो है मतलब कहने का सारांश यह है, कोई हल नहीं, मतलब इसका कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेगा, कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेगा। मूल कैसा निकलेगा? काल्पनिक निकलेगा। कैसा निकलेगा? काल्पनिक निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा, -4 जो है एक काल्पनिक संख्या है, -5 एक काल्पनिक संख्या है। मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, तो मैं काल्पनिक के बारे में चर्चा करूंगा। जब d का मान लेस देन 0 होगा, d लेस देन 0, तब क्या होगा? प्रकृति मेरा तब मां हो जाएगी, मेरा समीकरण की प्रकृति आपका अकाल्पनिक, काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा, क्योंकि मेरा मान होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर -d निकलेगा। चूंकि d का मान आएगा माइनस में तो -d लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। तो इसका नेचर जो होगा, कोई वास्तविक हल या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, मतलब इसका काल्पनिक होगा, ठीक है। हल होगा, कैसा होगा? काल्पनिक, कोई वास्तविक नहीं होगा। ये 4 प्रकृति था दोस्तों आप लोग के बीच बताने का, तो ध्यान रखिएगा अभी चारों पॉइंट पर। काल्पनिक कब होगा? परिमेय और समान कब होगा? परिमेय और समान कब होगा? और आपको अपरिमेय और असमान कब होगा, ठीक है। तो पहला आप देखें परिमेय और असमान, दूसरा देखें अपरिमेय असमान, ठीक है, तीसरा देखें परिमेय और समान, और चौथा देखें काल्पनिक जिसका वास्तविक कोई हल ना हो, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, ये पढ़ लिए दोस्तों। अब चलिए हम लोग कुछ सवाल से हम लोग आप लोग के पास कुछ सवाल पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, बनाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान देखिएगा, ये मूलों की प्रकृति था दोस्तों, आप लोग के पास पहुंचाए हैं। यदि सर से कुछ गलतियां हुआ हो तो आप लोग हमें माफ करेंगे। आप लोग के पास अभी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। बोलता है यदि द्विघात समीकरण है, ध्यान रखिएगा, 2x² प्लस 3x प्लस k इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। बोलता है इसका जो मान होता है, मान लीजिए मान अल्फा और बीटा है। बोलता है इसका जो मान है दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यदि दोनों मान बराबर होता है दोस्तों तो हम लोग लिखते हैं b² माइनस 4ac बराबर 0। अब यहां बैठा दीजिए, b का मान 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, c का मान k इक्वल टू 0, तो 9 बराबर, उसको उस पर ले जाइए 8k, तो k बराबर क्या हो जाएगा? 9/8। ये हो जाएगा, उसकी क्या हो जाएगी? हल हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग लिखते हैं जब मूल दोनों आपस में बराबर हो तब क्या लिखते हैं? b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का मान 3 है दोस्तों, माइनस 4a का मान 2 और उसका मान k, 4 दूना 8, उसको ले जाएंगे 8, 9/3, ठीक है। अगला सवाल, तो यहां बोलेगा आपको समीकरण में k का मान क्या होगा दोस्तों, तो k का मान वही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है आप लोग को अल्फा तथा बीटा समीकरण x² प्लस 3ax प्लस 2a² बराबर 0 के मूल हो। मतलब कहने का मतलब है अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं, तो बोलता है मूल है, तो α² प्लस β² बराबर 5 दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये समीकरण का मूल अल्फा और बीटा है, और α² प्लस β² बराबर 5 दे दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हम लोग का a का मान निकालना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको आप लोग बनाते रहिएगा। अब चलते हैं हम लोग कैलकुलेशन पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, बार बार बोल रहा हूं, कैलकुलेशन पर ध्यान रखिएगा। तो α² प्लस β² बराबर 5 दिया है, और हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a।
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस क्या है, माइनस 3a बाय ए लिखेंगे, ये का मान क्या है 1, तो 1 लिखेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, तो 2a² बाय 1। ठीक है दोस्तों, अब यहां आइए, तो इसका फार्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो इसका प्लस का मान मास धरिए, माइनस 3a का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना इसका मान रखिए 2a² बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, तो यह हो जाएगा 9a² माइनस 4a² इक्वल टू 5। तो 5a² बराबर 5, तो 5 5 कट जाएगा दोस्तों, तो a बराबर होगा √1। इसको आप ध्यान से देखिएगा, a² बराबर क्या आया 1 आएगा, तो a बराबर रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका यह हल होगा। a का मान, समीकरण का मान जो है, ये समीकरण का मान अल्फा तथा बीटा दे दिया है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दिया हुआ है 5, तो हमें a का मान निकालना है दोस्तों, तो a का मान क्या होगा प्लस माइनस 1। चलिए अब तीसरा सवाल चलते हैं। इतना सवाल यदि आप लोग कर लीजिएगा तो आप लोग को शायद द्विघात समीकरण से प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा समीकरण ज्ञात करिए जिसका मूल, मान रखिए 1/2 तथा 1/3 ये दिया हुआ है, मान दिया है। कोई समीकरण है, वही समीकरण को ज्ञात करना है जिसका मूल ये सब है। तो अब ध्यान रखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, दोनों का जोड़िएगा, x² माइनस 1/2 प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू 1/3 इक्वल टू 0। तो x² माइनस एलसीएम लेंगे 6, 3 प्लस 2 प्लस 1/6 इक्वल टू 0। तो x² माइनस 5x बाय 6 प्लस 1/6 इक्वल टू 0। यहां से अब एलसीएम ले लेंगे आप लोग 6, तो 6x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये उधर चला जाएगा 0, तो मेरा निकलेगा, ये मेरा द्विघात समीकरण आएगा दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे द्विघात समीकरण कैसे निकाला जाता है। हो सकता है आपसे द्विघात समीकरण निकालने के लिए पूछा जाए, हो सकता है द्विघात समीकरण नहीं देकर आपका मूल निकालने के लिए बोला जाए, हो सकता है आपको गुणनखंड दिया जाए, हो सकता है मूल बराबर दिया जाए, किसी भी प्रकार का द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग हल कर लीजिएगा। चौथा नंबर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है x² माइनस px प्लस q इक्वल टू 0। इसका मान है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो हमें मान निकालना है α² प्लस बीटा स्क्वायर तथा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, ये निकालना है। यदि ये इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी के जगह पर माइनस पी है और ए की जगह पर तो 1 है दोस्तों, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर पी हो गया। अल्फा इंटू बीटा का मान भी निकालिए, क्यू बाय ए मतलब क्यू हो जाएगा, सी बाय होता है तो क्यू बाय ए लिखेंगे, तो ए का मान 1 है। अब आइए इसका फार्मूला, हमको मान निकालना α² प्लस β² को हम मिटाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो दो को मान निकाल लेना है। जब किसी समीकरण का मान अल्फा बीटा दिया जाए तो सबसे पहला काम यही दोनों करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब हमको निकालना α² प्लस β² का, तो अब इसका फार्मूला कर इस्तेमाल करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अब निकालेंगे p का होल स्क्वायर माइनस 2q, तो आपका हो जाएगा p² माइनस 2q, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा निकालना था हम लोग को α³ प्लस β³ बराबर होता है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा PQ हो जाएगा, माइनस 3 इंटू का मान रखेंगे Q और इसका मान P, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका इसका मान। चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन ध्यान रखिएगा,
5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि समीकरण 9x² माइनस के एक्स प्लस 81 इक्वल टू 0 है, के मूल बराबर हो, ध्यान रखिएगा, के मूल बराबर हो तो के का मान, मूल कहता है बराबर है तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 लेंगे। तो b का मान यहाँ माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 81 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए के स्क्वायर बराबर उधर ले जाएंगे 4 9 81, रूट चढ़ा देंगे, के बराबर रूट अंडर 4 9 81। प्लस माइनस में होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन अक्सर आप पॉजिटिव लीजिएगा। तो हो जाएगा आपको 2 3 9, 9 दूना 18 3 54, के बराबर प्लस माइनस 54 होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। समय को गमाइए नहीं, लेक्चरबाजी कम, पढ़ाई थोड़ा ज्यादा। पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिएगा, लेक्चरबाजी कम नहीं। इंद्रदेव सर लेक्चरबाजी नहीं आता है दोस्तों, माफ कीजिएगा। कभी कभी हम अपने जीवन के बारे में बताऊंगा कि कितने संघर्ष से यहां पहुंचे हैं। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। बोलता है इसको d बराबर निकालने के लिए, क्या कह रहा है, d बराबर व्हाट, विभेदकर निकालने के लिए कह रहा है d बराबर व्हाट। तो हम लोग जानते हैं d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। तो d बराबर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना माइनस 12, ठीक है। तो 9 माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 12, 9 प्लस 12 96 105। डी का मान क्या होगा दोस्तों, 105। इसे ध्यान रखिएगा, जब भी आपको जो निकालने के लिए कहेगा वो निकाल लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर, पी के किस मानों के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक तथा बराबर है। देखिए वास्तविक तथा बराबर, तो आपको बताए थे परिमेय संख्या को भी वास्तविक कह सकते हैं। वास्तविक तथा बराबर, तो d इक्वल टू 0 होना चाहिए, d इक्वल टू 0, तब क्या हो जाएगा, वास्तविक तथा बराबर। तो d इक्वल टू 0, तो परिमेय भी कह सकते हैं, परिमेय तथा बराबर, बराबर, ठीक है। तो रेशनल और क्या होता है कि ये रेशनल और इक्वल टू, ठीक है। d इक्वल टू 0, d इक्वल टू क्या होना चाहिए, d इक्वल टू 0। तो ध्यान रखिएगा, हम यहां मान निकालेंगे p के किस मानों के लिए, तो p का मान निकालेंगे, समीकरण दिया हुआ है px² माइनस 2√5 x प्लस k। तो p का मान निकालना है, तो p का मान निकालना है दोस्तों, ठीक है, जो कि समीकरण मेरा क्या हो जाए, वो परिमेय तथा बराबर। इसको आप वास्तविक भी कर सकते हैं, वास्तविक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो d इक्वल टू हमको क्या होना चाहिए, 0। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b² माइनस 4, b का मान ले लीजिए माइनस 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 4a, क्या लिखेंगे, 4a, a का मान क्या है p, और क्या लिखेंगे k इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मान हल कीजिएगा, 4 इंटू 5 बराबर 4 kp, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान रखिएगा, ये और ये कट जाएगा, तो p बराबर आ जाएगा 5/k, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा दोस्तों। तो p के किस मानों के लिए, p के इस मानों के लिए मेरा क्या होगा, समीकरण वास्तविक तथा बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है kx² माइनस 6x प्लस 3k बराबर 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल बराबर है। कहता है इसका जो मूल है, मूलों का योगफल तथा गुणनफल दोनों बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा होगा। बोलता है इसका मूलों का मूलों का योगफल तथा गुणनफल दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो हम लोग बराबर लिख दिए। तो माइनस b/a
बराबर सी बाय ए कट जाएगा, माइनस बी का मान रखेंगे -6 और सी का मान लिखेंगे 3k। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3k। तो k का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 2। अल्फा मतलब मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों बराबर है, तो k बराबर व्हाट, तो k बराबर क्या निकलेगा दोस्तों 2। k बराबर क्या निकलेगा 2। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। नाइन नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 और इसका मूल अल्फा और बीटा है। जब अल्फा और बीटा दे दिया जाए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाय a लिखिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय a। तो -b लिखेंगे, -p होगा और यहाँ पर हो जाएगा आपको q, क्योंकि a का मान 1 है। तो मान निकालना है आपको, मान निकालना अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एलसीएम लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा -p का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा क्यू। तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा p² -2q बाय क्यू, ये रिजल्ट होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इसका मान निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग को ये निकलेगा। ठीक है, आगे बताते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए 10 नंबर। 10 नंबर में क्वेश्चन कहता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो मूल है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। यदि एक अल्फा होगा तो दूसरा 1/अल्फा होगा। ठीक है, ये समीकरण का मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम है। एक क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम रहेगा तो एगो ये होगा और एगो ये होगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब बीटा का स्थान पर क्या है 1/अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस अल्फा इंटू सी बाय ए, क्या लिखेंगे c बाय ए। तो ये और ये कट जाएगा तो 1 बराबर c बाय ए। तो a बराबर c आपका ऑप्शन में होगा दोस्तों, a बराबर c उसको रंग देना है। ऑप्शन में आपका a बराबर c है, वो रंग देना है जब व्युत्क्रम है। तो ये आपको 10 नंबर सवाल था, ध्यान रखिएगा। तो आज इंद्रदेव सर आप लोग के बीच इतने ही पाठ द्विघात समीकरण में समझाए हैं। ठीक है, और जो भी मेरे वीडियो को जो देखते हैं, यदि अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आज इंद्रदेव सर आपके बीच इतने ही लेकर आए हैं। जय हिंद, जय भारत।